5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम में से हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, बीमार ना हूं। और स्वस्थ रहने के लिए हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। डिटॉक्सिफिकेशन के कई तरीके हैं। वैसे तो जो व्रत रखते हैं वो भी हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, लेकिन पंचकर्म अपने आप में डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे शक्तिशाली साधन है। पंचकर्म क्या होता है, कैसे किया जाता है, किन बीमारी में प्रयोग किया जाता है, स्वस्थ रहने के लिए कैसे करना चाहिए, साल में कितनी बार कराना चाहिए, कितने दिन कराना चाहिए, कितना इसमें समय लगता है, क्या होता है, इसकी भरपूर जानकारी के लिए आइए हम मिलते हैं पंचकर्म के विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेश वशिष्ठ जी से। हम जानते हैं कि पंचकर्म में किस तरह से हम अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रहने के लिए ले जा सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आप किस और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। लीजिए चलते हैं अब डॉक्टर भूपेश वशिष्ठ के पास। 5 मिनट्स अपने लिए में डॉक्टर भूपेश, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। पीछे आपके साथ हमने एक वीडियो किया था कोष्ठ शुद्धि के ऊपर और लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया उस वीडियो को। और मुझे बाद में क्वेश्चन भी आया कि ये, बल्कि उसमें एक व्यक्ति का कमेंट था कि क्या डॉक्टर भूपेश मेरा भी इलाज करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे। और आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं पंचकर्म क्या होता है। बड़ा एक पॉपुलर सा आजकल नाम है पंचकर्म। तो पंचकर्म क्या होता है? जिस तरह आयुर्वेद जब आयुर्वेदा हुआ, योग जब योगा हुआ, तो पंचकर्मा में जब पंचकर्मा हो गया तो ये भी बहुत फेमस हो गया। तो बहुत आजकल मॉडर्न फैड की तरह इसे लोग लेते हैं। आयुर्वेद मॉडर्न मेडिसिन की तरह ही आयुर्वेद में भी कुछ ब्रांचेस हैं। तो काय चिकित्सा के अंतर्गत पंचकर्म चिकित्सा को लिया जाता है। पंचकर्म चिकित्सा अगर पंचकर्म संधि विच्छेद से करें तो 5 कर्म अपने आप में आचार्य चरकने, वमन, विरेचन, निरुबस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य और रक्त मोक्षण को पंचकर्मा चिकित्सक के अंदर रखा गया है। और लगभग कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें पंचकर्म का, खासतौर पे क्रॉनिक कंडीशंस जिसमें पंचकर्मा का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अगर मैं वमन की बात करूं तो उसे हम मेडिकेटेड इमेसिस बोलते हैं। कोई भी उधर जत्रुगत रोग यानी छाती से ऊपर के कोई भी रोग हो, चाइल्डहुड अस्थमा हो या अस्थमा हो, कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन हो, स्किन की कंडीशन हो, सोरेसिस हो, इस तरह की जहाँ पे कफ से रिलेटेड, जी बिल्कुल सही कहा आपने, कफ से रिलेटेड कोई भी हो तो उसको हम वमन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह विरेचन हम कराया जाता है। विरेचन यानी अधोगति, यानी नीचे से हम कोई भी पित्तज विकारों में सबसे ज़्यादा, जिसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है, आईबीएस की कंडीशन है, कोलाइटिस है, इस तरह के हम बस्ती के साथ साथ विरेचन देके गुदा मार्ग से जी बिल्कुल गुदा मार्ग से हम उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर बस्ती का स्थान आता है। बस्ती को वायु के रोगों का एक स्थान माना गया है, जैसे पक्वाशय जिसे हम बोलते हैं, जहाँ वायु का स्थान है। तो बस्ती हम 2 तरीके से देते हैं, तेल से देते हैं और काढ़े की बस्ती हम देते हैं। योग बस्ती, मात्रा बस्ती, इस तरह धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट की क्रॉनिक कंडीशन है, जैसी कंडीशन है उसके साथ किसी भी प्रकार के जो वायु के रोग हैं, जो दर्द हैं या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, पंचकर्मा और जो दूसरी चिकित्सा होती है जो मेडिसिन से दी जाती है, उन दोनों में यही फ़र्क है कि कई बार मेडिसिन की चिकित्सा यानी शमन चिकित्सा जिसे हम बोलते हैं, जब वो कार्य ना करे तो पंचकर्मा की चिकित्सा हमें करनी पड़ती है। इसका मैं उदाहरण आपको दूंगा कि मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है, थोड़ी सी हुई, रात को एक कैस्टर ऑयल उसने ले लिया या दूध में मुनक्का उबाल के तो ठीक हुई। लेकिन बहुत सी अगर क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत सालों की कॉन्स्टिपेशन है, तो हमें, क्योंकि वो वायु का जैसे मल सूख जाता है, वायु के अंदर से जो चढ़ता है, तो हम बस्ती देके क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करते हैं। पेन के इसी तरह कंडीशंस हैं। नस्य है, माइग्रेन में बहुत हेल्प करता है, जिसमें तेल डाला जाता है। पहले फेस की आपकी मसाज होती है, चेहरे की अच्छे से मसाज करके कुछ मर्म स्थान होते हैं, वाइटल पॉइंट्स, उनको दबाया जाता है, जिससे माइग्रेन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो भी राइनाइटिस है, राइनाइटिस के केस में, साइनसाइटिस के केस में, राइनोसाइनटिस के केस में बहुत बहुत हेल्प
फुल है। और फिर रक्त मोक्षण है, जैसे लीच थेरेपी, श्रृंगी के माध्यम से, लीच यानी जलोका हम शरीर पे लगाते हैं या सिरावेद करते हैं, जो रक्तगत विकार हैं, वेरिकोज वेन में बहुत अच्छे जिसको ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं जोक लगाना, जोक लगाने के साथ कि जो वो गंदा खून चूस लेती है। और बहुत, अगर आप देखेंगे भगवान धन्वंतरी के हाथ में भी जलोका है, तो आयुर्वेद में जलोका का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे वस्ती को अगर अर्ध चिकित्सा कहा जाता है, तो रक्त के जो भी विकार हैं उनमें लीच का अपने आप स्थानिक जो दुष्टि है रक्त की अगर कोई है, तो वहाँ पे मैंने लीच थेरेपी से इतने मैजिकल रिजल्ट देखे हैं क्रॉनिक माइग्रेन के केसेस में, जहाँ रक्त और पित्त की दुष्टि थी, पेशेंट बहुत सारे पेन किलर्स खा रहा था, बट जब हमने उसकी जलोका वहाँ पे लगाई, तो जब रक्त दूषित रक्त वहाँ से निकल गया, तो पेशेंट को एकदम इमीडिएटली रिलीफ मिला। तो दोषों का, जैसे मैंने बताया कि पंचकर्म में यही है कि एक आपकी बॉडी की सर्विस है पूरी की पूरी, कि आपको जो भी दुष्टि है आपके शरीर में, जो लगातार हम बहुत कुछ खाते रहते हैं, बहुत सिंथेटिक मील्स आजकल खाते हैं, हमारा खाना फॉर्म से नहीं आता, मॉल से आता है डायरेक्ट, ठीक है, तो शॉपिंग भी हम खाने की, सब्जी की भी मॉल से करते हैं, तो वो जो प्रिजर्व्ड और प्रोसेस्ड मील है, जो अंदर टॉक्सिन्स, आमदोष, ये पैक्ड फूड का बड़ा रिवाज है, जंक फूड का बहुत चल रहा है, तो उससे दोषों का संचय तो होता ही है। पिछले 20,000 साल में मानव का कोष्ठ इतना नहीं बदला है जितना पिछले 20 साल में हमारा खान पीन बदल गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। हम वो फूड खा रहे हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं, नेचर में नहीं बनते, जिसकी वजह से कोष्ठ में शुद्धियाँ होती हैं। और पंचकर्मा एक इसका स्थायी इलाज है। ऐसे बहुत से क्रॉनिक जो कंडीशंस हैं, जैसे जिनमें से बहुत से मैंने अभी आपको नाम भी बताए, तो उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और किसी भी व्यक्ति को ये जरूर करना। डॉक्टर साहब, आजकल ये देखने में आ रहा है कि चलते चलते ही गाड़ी को साइड में किया और वहीं से कोल्ड ड्रिंक्स लिया, वहीं से बर्गर लिया, और कोल्ड ड्रिंक्स भी और बर्गर भी, ये सारी चीज़ इवन के आप शादी ब्याह में भी देख रहे हैं। शादी ब्याह में भी क्या होता है कि आइसक्रीम भी खा रहे हैं, ऊपर से कॉफ़ी भी पी रहे हैं, और वो मतलब वृद्ध अन्न आहार का जितना आयुर्वेद में जो बताया गया है, वृद्ध अन्न आहार, उसका पालन ना करने से अपने आप ही बीमार होते जा रहे हैं। अब इसका मतलब तो डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत ज़्यादा हो गई है बॉडी की। आपने बिल्कुल सही बात कही। जब आजकल ज़्यादातर बीमारियां हमारे खान पान की वजह से और विरुद्ध आहार की ही वजह से है। अगर आप चीज़ें के देखें कि वैसे भी, अगर मैं एक जनरल पब्लिक हेल्थ के उद्देश्य से भी अगर बात करूं, ठंडे के साथ अगर आप गर्म खाएंगे तो आपके दांतों में वैसे भी सेंसिटिविटी होगी। तो अगर आप हाई कार्ब जो बर्गर है और कोल्ड ड्रिंक जिसमें भी कार्ब है, तो अभी कार्ब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं है, यानी फ्रूट्स में जो कार्बोहाइड्रेट है वो बुरा नहीं है। जो प्रोसेस्ड मील में कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो एकदम सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, आपके पेट में जाते ही एकदम शुगर की स्पाइक देगा तो उसको इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बहुत रहती है। सो कार्बोहाइड्रेट को मिलान करने की हमें जरूरत है। किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि खराब है। जैसे ब्रेड्स हैं, बिस्किट्स हैं, रस बहुत खाते हैं हम लोग, सुबह उठते चाय के साथ रस खाते हैं। एब्सोल्युटली द राइट वर्ड इज फर्मेंटेशन। जितना भी फर्मेंटेशन का हम बुरा सामान खाएंगे तो वो पेट में इन्फ्लेमेशन करेगा ही करेगा। जो विरुद्ध आहार है, आपने बताया शादी गुलाब जामुन के साथ आइसक्रीम खाते हैं लोग, गर्म और ठंडा उसके साथ, जो बाहर ही ठीक नहीं है प्रकृति में, वो अंदर जाके क्या करेगा, ठीक है। जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिसका हम बोलते हैं, जैसे पिंड में है, ब्रह्मांड में कोई चीज़ है, वो भी अंदर ही वैसे ही काम करेगी। तो विरुद्ध आहार का हमें, जो हम बहुत ज़्यादा पालन करते हैं आजकल, खा रहे हैं, अनुशासनहीनता है एक किस्म की ये खाने के साथ, तो वो खराब करता है। क्योंकि आपने तो शायद वो जीवन नहीं जिया होगा। हम लोगों ने बचपन में ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई बारात आती थी ना, नीचे पत्तल लगाती जाती थी, बैठ जाते थे, और सबसे पहले मिठाई सर्व होती थी। जी बिल्कुल। मिठाई के बाद खाना, खाने के बाद कोई मीठा नहीं। वो आयुर्वेद के अनुसार मेरे ख्याल में बिल्कुल सही था, और वो हजम हो जाता। अब क्या होता है कि आप नमक से शुरू होते हैं, अमल और ये सारी चीजें खाते हुए, और तिक्त कटु तिक्त साय रस ये सारा खाते हुए, और उसके बाद लास्ट में मधुर रस लेते हैं। सबसे लास्ट में वो क्या है कि जो आपने गुलाब जामुन कहे, रसगुल्ले कहे, राबड़ी कही, और ये बहुत सारी चीजें हम ये खाते रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो षड रस है हमारे, उनमें सबसे पहले जो भी खाने से पहले हमें, जैसा आपने बताया, लड्डू या शक्कर या कोई भी मिठाई पहले खाते हैं, हमें पहले खानी चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी अग्नि प्रदीप्त है, वो उसे डाइजेस्ट कर ले एकदम। लेकिन अगर हम बाद में मीठा खाते हैं तो आपको कफगत रोग, मोटापा, डायबिटीज, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और उससे पहले जो खाया होता है वो भी हजम बहुत देर में होता है। जी बिल्कुल सही बात है कि बहुत देर में वो बहुत हजम होता है। तो
जितना भी आप खाएं, अगर छोटे छोटे ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे, तो जिसे हम बैक टू बेसिक्स बोलते हैं, तो आयुर्वेद आपको बैक टू बेसिक्स लेके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसका हमें पालन करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब एक बात है, आपने ये बहुत सारी बीमारियों के नाम बताए कि पंचकर्म से आप कफज व्याधियों को ठीक कर सकते हैं, वात जन्य व्याधियों को कर सकते हैं, या पित्त जन्य व्याधियों को आप ठीक कर सकते हैं, और सारी जितनी व्याधियाँ इन्हीं तीनों दोषों की इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है, जो आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पंचकर्म का महत्व क्या है? बिल्कुल। आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जिसमें केवल रोगी ही रक्षा नहीं की जाती, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी भी आपको रक्षा की जाती है। तो पंचकर्मा जरूरी नहीं है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको किसी सेंटर पे जाके एडमिट होना है और इन सभी 5 जो कर्म है इनका भी फायदा उठाना। पंचकर्मा से पहले भी पूर्व कर्म होते हैं, जैसे स्नेहन स्वेदना है, और स्नेहन को यानी मसाज यानी मालिश को, तो मैं अगर एक अच्छा थेरेपिस्ट है तो मैं एक सॉफ्ट एडिक्शन बोलूँगा। बहुत ही रिलैक्सिंग है, बहुत ज़्यादा। आजकल हमारे मैक्सिमम पेन जो बॉडी में मिलते हैं वो पोस्चरल पेन होते हैं, स्ट्रेस बहुत है, लोगों को पोस्चर ठीक नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारे जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है, अगर आप मसाज कराएंगे और एक्यूप्रेशर के थेरेपिस्ट को, किसी को जिसके अच्छे मर्म स्थान पता है, तो आपकी बहुत ज़्यादा वहाँ से जो वायु है, जो दोष है वहाँ से संचित होकर उसके बाद अगर आप स्वेदन लेते हैं, पसीना नहीं आता है आजकल हमें, वो तो आने नहीं देते हम लोग, हमें गाड़ी में बैठते हैं एसी में, धूप का हमारा बिल्कुल एक्सपोजर जो है खत्म हो चुका है, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी और आगे ऑलमोस्ट। बहुत दुख की बात है कि भारत जैसा देश जहाँ 10 महीने 11 महीने जहाँ खासतौर पे उत्तर भारत धूप रहती है, उसके बावजूद भी हमारे विटामिन डी हर तीसरे आदमी में कम है, हर दूसरे तीसरे, विद्यार्थियों में बहुत कम, बच्चों में बहुत कम, गृहिणियों में बहुत कम है। तो आप सुबह सुबह एक बार कोई भी एक्सपोजर उसका धूप का जरूर रखें, और एक गोल बना लें कि मुझे सुबह उठ के करना है, एक बार अपने 5 मिनट को धूप। तो आयुर्वेद में आतप सेवन आता है, आतप सेवन आता है, हम बिल्कुल है, अलग अलग प्रकार के स्वेदनों में आतप स्वेदन का बहुत महत्व है। तो स्वस्थ व्यक्ति भी जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे पालन कर सकता है, अपनी नाभि प्रसेक कर सकता है, नाभि पे तेल डाल सकता है, नाक में तेल डाल सकता है, कान में तेल डाल सकता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का केस था, मैंने बहुत सी दवाइयाँ दी, नहीं ठीक हो रहा था, मॉडर्न मेडिसिन के भी पेन किलर खा रहा था पर नहीं ठीक हो रहा, मैंने उसे वातशामक तेलों का एक करण पूर्ण किया, और 50% एक दिन में, और तीसरे दिन तक वो 100% बिल्कुल है, और दिखने में बहुत छोटा और सरल उपाय है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हमारा काम करता है। लेकिन एक चीज मैं दर्शकों के लिए अपने ये जरूर बताना चाहूंगा कि आपने बहुत सरलता के साथ कह दिया कि करण पूर्ण कराया, कि अपने घर में बैठ के ऐसा ना हो कि कानों को तेल से भर लें। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो स्पेशलिस्ट के पास जाके, और जो तेल उसके लिए इंडिकेटेड है उस तेल का प्रयोग स्पेशलिस्ट करेगा, कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है, वो बेहतर जानता है। तो हम अपने घर में ऐसा ना करें कि वो खुद ही उसमें तेल डालना शुरू कर दें, उससे नुकसान भी हो सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह आप लें, बहुत इजीली अवेलेबल होती है, बहुत सुगमता से मिल सकती है आपको, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको क्या वो घर के नुस्खे भी रेकमेंड कर सकते हैं, वो आपकी प्रकृति को देख के ही डिसाइड करता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग एक ही चीज़ को, अगर हमें कुछ सूट करी तो हम उसको रिपीट करने लगते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको छोटा सा। एक पेशेंट हमारे पास आया था जिसको फेशियल पैरालिसिस हो गया था। उसकी हिस्ट्री में हमने जब देखा उसको, तो किसी ने उसको बोला कि आपको अजवाइन खाया करो, उससे पाचन होने लगा, उसका दीपन पाचन, भूख भी लगी, लेकिन उसने उसको आदत ही बना ली, वो 24-24 घंटे अजवाइन उससे, जिससे उसका पेट प्रकोपित हुआ, और उसके बाद उसको लकवा की शिकायत उसकी हुई, जिसको आयुर्वेद से ही फिर हमने उसे ठीक किया। तो आयुर्वेद नुस्खा नहीं है, आयुर्वेद सरल है, सुगम है, अवेलेबल है, परंतु उस आपकी जो अवेलेबिलिटी है उसको आपको किसी वैद्य के सलाह से ही आपको उसका अनुपालन करना चाहिए। हाँ, कई बार ना बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो साइड इफ़ेक्ट फ्री होती हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि साइड इफ़ेक्ट उसका ही होगा जिसका इफ़ेक्ट होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब जब मैं जॉब में था, पेशेंट आया करते थे, वो कहते थे जी मुझे इस मेडिसिन से दर्द में बहुत आराम हुआ, आयुर्वेदिक मेडिसिन से पिछली बार आराम हो गया था, अब लिया तो मुझे ब्लीडिंग पाइल्स हो गई। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। अब वो विषतेंदु का प्रयोग कर रहा था जी, अब वो विषतेंदु का प्रयोग उसने इतना ज़्यादा कर लिया तो ब्लीडिंग पाइल्स हो गई। अब वो कहते हैं जी मैं पाइल्स के डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, वो मुझे दवाइयाँ दे देते हैं, मुझे कुछ लैक्सेटिव दे देते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, पेन किलर देते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली डॉक्टर ने ये कह दिया कि आप सर्जरी करवा लो उसके। तो अब वो उसके वो कारणों में गया हमें कि वो कारण क्या है कॉन्स्टिपेटेड वैसे मैं हूँ नहीं, तो वो क्या है कि वो विषतेंदु का प्रयोग बस वो गाहे बगाहे करता ही रहता है।
क्योंकि उसको दर्द होता है। अब वो चीज़ डॉक्टर बताएगा कि आपको कितनी देर तक किस दवाई का जी, प्रयोग करना है, क्योंकि बिल्कुल, प्रकृति सबकी अपनी अपनी है। बिल्कुल। मेरी कफज प्रकृति हो सकती है, तो मुझे उस हिसाब से बिल्कुल, सोचना होगा। बिल्कुल। लेकिन वो अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो आम व्यक्ति अपने आप से ये निर्णय न करे कि मेरे लिए ये जी, दवाई ज़्यादा बिल्कुल, बेहतर बिल्कुल। है। आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद बहुत व्यक्तिगत है, पर्सनलाइज़्ड है। आपके बिल्कुल, लिए जो दवा काम करेगी हो सकता है मेरे लिए ना करे, बिल्कुल। क्योंकि प्रकृति हम 700 करोड़ लोग हैं, सबकी शक्लें भी बिल्कुल अलग-अलग हैं, तो प्रकृति भी बिल्कुल अलग है। अब तो जीनोम पे भी स्टडी होने लगी है, बिल्कुल आनुवांशिकी पे कि है किस और पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन का ज़माना में हम लगभग आने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आपने बोला कि बहुत सी जो दर्द की निवारक दवा, तो वो लगभग उष्णवीर्य होती हैं, हॉट पोटेंसी की होती हैं, तो रक्त में जाके उसने बिल्कुल पित्त की बढ़ोतरी की होगी, जिससे ब्लीडिंग पाइल्स उनको होने लगा। तो अगर ये सब चीज़ें हम करते हैं अपने आप बिना वैद्य के असर के, तो शास्त्र बदनाम होता है। ठीक है, दवाई में प्रॉब्लम नहीं है आपके क्योंकि ऋतुओं का देश है भारत। शिलाजीत लोग सारा साल खाते रहते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब क्योंकि वो पित्त को बढ़ाता है। तो सर्दियों में ही जब उसका काल है, और रसायन काल की तरह ही आप उसके सेवन को, तो दोष, ऋतु, आपकी धातुएं कैसी हैं, आपका बल कितना है, आपका व्यय कैसा है, आप कितनी मात्रा में आपको दवाई लेनी चाहिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पे एक आयुर्वेदिक चिकित्सक का रोल जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। तो ये पंचकर्मा एक स्वस्थ व्यक्ति को साल में कितनी बार, कितने दिन के लिए करवाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा। लगभग 7 दिन का अगर स्वस्थ व्यक्ति है, तो 7 से 11 दिन का पंचकर्मा मैं उन्हें रेकमेंड करूँगा। और दो भी जब सीज़नल ट्रांजिशन हमारा हो रहा होता है, एक बार होली के टाइम पे और एक बार दिवाली के टाइम, जब हम ऋतुओं से एक ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में आ रहे होते हैं और शरद ऋतु में से निकल के हम बस मोटा-मोटा सा अप्रैल और अक्टूबर, जब नवरात्र होते जी हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, जब नवरात्रों का बड़ा महत्व है, उस समय हम फास्टिंग इसलिए करते हैं। जो लोग पंचकर्म नहीं करा सकते, उस समय व्रत रखिए, और शाम को ठूस-ठूस कर बिल्कुल मत खाइए कैलोरी, वरना वो सारा डेफिसिट अपना एक ही बार में पूरा कर लेते हैं। तो फास्टिंग का मतलब फास्ट ही होना चाहिए। कई लोग तो दिन में पूरा दिन फलाहार के नाम पे कभी कुछ खाते रहते हैं। वो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर वो आजकल क्या हो गया कि क्योंकि अब ज़माना पूरा व्यवसाय का है कि ये व्रत के चिप्स हैं, जी बिल्कुल, ये व्रत की मट्ठी आ गई, ये व्रत का ये आ गया, ये व्रत का आ गया, और व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, क्योंकि अब ये व्रत का है, लेकिन वो हैवी तो है ही है। बिल्कुल हैवी है। और अगर आपको व्रत का कुछ भी खाना है, तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप घर का बना खाएँ। बाज़ार से अगर आप लेके आते हैं, तो उसमें पाम ऑयल और दूसरे प्रिजर्वेटिव और उन सब की मिलावट होती है। कुछ पता ही नहीं है क्या, हमें पता ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं। हम मतलब, और स्वास्थ्य के साथ तो मैं यही कहूँगा कि हमारा समाज अभी भी बहुत इग्नोरेंट है। हम कुछ भी करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते, उसमें शुगर कितनी है। फ्रूट जूस के नाम पे हम लोग शुगर 80%, 90% तो शुगर ले रहे हैं। शुगर है, हार्मफुल शुगर है, जो इन्फ्लेमेशन और मैक्सिमम बीमारी आज के टाइम पे लगभग सीआरपी सभी के रेस्ड आते हैं आजकल, एचएससीआरपी सभी के रेस्ड हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बॉडी में इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बिल्कुल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमने खत्म कर दिया है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जो हम स्वस्थ रहने के लिए पंचकर्म कराते हैं, आपने कहा 7 से 11 दिन का बहुत है, प्रतिदिन कितना समय उसमें लगता है? अगर मान लो टाइम सेट करके डॉक्टर के साथ सेंटर पे टाइम सेट कर लिया, तो उसको सेंटर में आने के बाद से लेके और सेंटर से बाहर निकलने में टोटल कितना समय? लगभग आप 1 घंटा 1.5 घंटा डेली आप मान लीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा थेरेपीज हम उसके लिए कर रहे हैं, जैसे किसी को शारीरिक व्याधि के साथ कोई मानसिक व्याधि भी है, तो अगर हमने शिरोधारा या नस्य उसमें ऐड किया है, शिरोपिच्चू उसके लिए ऐड किया है, ताकि वो तनाव से कम ग्रसित हो, तो लगभग आप ऑन एन हायर साइड इसको 2 घंटे का मान सकते हैं कि 2 घंटे लगेगा। और पूरे साल में अगर आप 2 घंटे 14 घंटे 28 दिन, यानी लगभग एक दिन आप पूरा अपने 365 दिन होते हैं, एक दिन आप पूरा अपने शरीर के लिए निकालें, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। पंचकर्मा आपकी बॉडी की ना केवल रिजुविनेशन करता है, बहुत से मामलों में आपको एक पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन की तरह आपकी हेल्प करता है आपके शरीर की। जब आप इसमें बता रहे थे कि साल में 24 घंटे, तो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहा था। हमारे चैनल का नाम है 5 मिनट्स अपने लिए, कि हम 5 मिनट अपने लिए निकालें। तो अगर मैं साल का पूरा एवरेज बनाऊं ना, ये 2 घंटे का,
तो 5 मिनट प्रतिदिन बैठता 5 है। मिनट प्रतिदिन तो बैठता है। 5 मिनट्स बिल्कुल, अपने बिल्कुल, लिए बिल्कुल। लगाना शुरू कर आपने दे। बहुत अच्छा सांख्यिकी तो गणित का इस्तेमाल हाँ, किया है, 5 मिनट अपने लिए 5 मिनट अपने लिए भी सोचना और लगाना शुरू कर दें तो बिल्कुल, हम स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा कि आज जो जानकारी दी है डॉक्टर भूपेश ने वो बड़ी प्रायोगिक सी है और कितनी सरलता के साथ, जैसे हम कह सकते हैं जब हम ये कहते हैं कि आप एक काम कीजिए कि स्वच्छता के लिए अपने 5 आदमी को मोटिवेट करें, 5 आदमी स्वस्थ हों। 5 को करेंगे तो 25 आदमी स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए 5 मिनट का अगर आप जोड़ते चले जाएँ तो साल में 2 बार आपको 7 दिन देना, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। और इतना समय हम सड़क पे खड़े होके इधर-उधर की बातें करके हम व्यर्थ करते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी अपने करते हैं, चुगली में लगा देते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए लगा दें तो कितना हम स्वस्थ रह जी, सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर भूपेश आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही खूबसूरत जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए दी और भविष्य में भी आपको हम जी, और अब की बार मुझे आपका पूरा एड्रेस इस पे आपकी अनुमति के साथ डालना जी, पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स मेरे पास आए पिछले कोष शुद्धि के बाद कि सेंटर है कहाँ पे? आस आयुर्वेदा, मैंने आस आयुर्वेदा तो लिख दिया था हुँ, कि हुँ। आस आयुर्वेदा है कहाँ पे हुँ, हुँ, और डॉक्टर साहब की सेवाएँ हम कैसे ले जी, सकते हैं? जी, तो मैं आपका फ़ोन नंबर जी, और बिल्कुल। आपका एड्रेस आपकी अनुमति से ज़रूर डालना आपने फिर चाहूँगा। से मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात कह सकूँ इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।